यह वह समय था जब हर हिंदू सरदार अपनी मातृभूमि से बर्बर आक्रमणकारियों को निकाल बाहर करने का सपना देख रहा था। तुगलक के खिलाफ इस संघर्ष को लेकर पूरे मेवाड़ में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। जनता और सामंतों के इसी जोश से प्रेरित होकर महाराणा हम्मीर ने एक विशाल सेना तैयार की और तुगलक के हमले का इंतजार करने के बजाय खुद आगे बढ़कर उसे उसके चुने हुए मैदान में टक्कर देने का निर्णय लिया। महाराणा हम्मीर सिंह ने दिल्ली सल्तनत के चौहान जागीरदार मालदेव के पुत्र जैजा को बेदखल करके मेवाड़ पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। जैजा मोहम्मद बिन तुगलक के दिल्ली दरबार में भाग गया और मदद मांगी, जिससे तुगलक स्वयं अपनी मजबूत सेना के साथ मेवाड़ की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित हुआ। मेवाड़ तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते थे, पश्चिम में मारवाड़ से, मध्य में देवैर से और पूर्व में अरावली के पठारों से। तुगलक के सलाहकारों ने उसे पूर्वी मार्ग चुनने की सलाह दी, जो उसके लिए घातक साबित हुई। मेवाड़ की तंग घाटियों में उसकी विशाल सेना थक गई। तुगलक 70,000 घुड़सवार और 20,000 पैदल सैनिकों की विशाल सेना के साथ चंबल नदी के किनारे सिंगोली गांव में था। महाराणा हम्मीर सिंह ने युद्ध के लिए एक सुनियोजित रणनीति बनाई थी। महाराणा हम्मीर सिंह जानते थे कि युद्ध केवल तलवारों से नहीं जीते जाते, बल्कि दूरदर्शी रणनीति और किलेबंदी की चतुराई से भी। संख्या से अधिक महत्वपूर्ण था युद्ध का मैदान। यही कारण था कि युद्ध से पहले ही अरावली की संकरी घाटियों और दुर्गम पहाड़ियों में एक अचूक योजना तैयार की गई। रात के अंधेरे में मेवाड़ के श्रेष्ठ रणनीतिकारों ने घने जंगलों और ऊंची चट्टानों के बीच गुप्त मार्ग बनाए। ऐसे रास्ते जो सिर्फ राजपूत योद्धाओं को ज्ञात थे, लेकिन तुगलक की विशाल सेना के लिए मौत का जाल साबित होने वाले थे। संकरी पहाड़ियों के भीतर ऐसे गुप्त मार्ग तैयार किए गए जहां से राजपूत घुड़सवार तो आसानी से निकल सकते थे, लेकिन भारी भरकम तुर्की घुड़सवार और पैदल सेना वहां फंस कर रह जाती। किले की दीवारों के अंदर विशेष युद्ध कक्ष बनाए गए, जहां मेवाड़ी योद्धाओं को गुरिल्ला युद्ध की गुप्त रणनीति सिखाई गई। तेज गति से हमला करना, शत्रु को मात देकर फिर गुप्त मार्गों से लुप्त हो जाना, यही था महाराणा हम्मीर सिंह का मास्टर प्लान। वे जानते थे कि तुगलक की सेना संख्या में अधिक थी, लेकिन उसकी ताकत की असली परीक्षा अरावली की दुर्गम घाटियों और संकरी पहाड़ियों में होगी। महाराणा हम्मीर सिंह ने अपनी सेना को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटकर घातक गुरिल्ला युद्ध की योजना बनाई। इसके साथ ही महाराणा हम्मीर सिंह जी ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला। तलवारें और किले ही नहीं, बल्कि प्यास भी एक हथियार बन चुकी थी। महाराणा हम्मीर सिंह पहले ही जलस्रोतों पर कब्जा कर चुके थे। चारों ओर घेराबंदी हो चुकी थी। अब तुगलक की सेना के लिए पानी सिर्फ एक सपना बनकर रह गया। सूरज चढ़ने लगा और तुर्की घुड़सवारों के हलक सूखने लगे। प्यास से बेहाल सैनिक सूखी जमीन तक चाटने को मजबूर हो गए। कई सैनिक तो पानी की तलाश में शिविर छोड़कर भागने लगे। महाराणा हम्मीर सिंह की सेना ने मात्र 20,000 घुड़सवारों के साथ अचानक हमला बोल दिया। जब तुगलक की सेना चंबल नदी के किनारे सिंगोली गांव में पड़ाव डाले हुए थी, तो महाराणा हम्मीर सिंह ने अपनी सेना को रात के अंधेरे में 3 दिशाओं से घेरने का आदेश दिया। भोर होते ही महाराणा हम्मीर सिंह की सेना ने मात्र 20,000 घुड़सवारों के साथ अचानक हमला बोल दिया। उनकी रणनीति स्पष्ट थी, पहले दुश्मन के घुड़सवार दस्तों को तोड़ना और फिर पैदल सेना को घेरकर मार गिराना। अचानक हुए इस आक्रमण से तुगलक की सेना पूरी तरह चौंक गई। दुश्मन को कोई अंदाजा नहीं था कि मेवाड़ी सेना इतनी जल्दी हमला करेगी। महाराणा हम्मीर सिंह की घुड़सवार टुकड़ियों ने तुगलक की अग्रिम पंक्तियों को ध्वस्त कर दिया। घोड़ों पर सवार राजपूत योद्धाओं ने अपनी तेज तलवारों और भाले से दुश्मन के शिविर में कोहराम मचा दिया। महाराणा हम्मीर सिंह के सैन्य रणनीतिकारों ने पहले तुगलक की आपूर्ति लाइनों को काट दिया, जिससे उसकी सेना के पास भागने का कोई साधन नहीं बचा। तुगलक के कई सेनापति इस आक्रमण में मारे गए, जिससे उसकी सेना नेतृत्वहीन हो गई। युद्ध के दौरान मेवाड़ी सैनिकों ने तुगलक की केंद्रीय कमान पर सीधा आक्रमण किया, जिससे उसके सैनिकों में अफरा तफरी मच गई। राजपूत योद्धाओं ने तुगलक की विशाल सेना को चारों ओर से घेर लिया और उसे पीछे हटने का कोई अवसर नहीं दिया। जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक ने देखा कि उसकी सेना पराजित हो रही है, उसने भागने की कोशिश की, लेकिन महाराणा हम्मीर सिंह के घुड़सवारों ने उसे चारों ओर से घेर लिया।
तुगलक का प्रमुख रक्षक दल मारा गया और अंततः उसे घोड़े से उतारकर हथियार डालने के लिए मजबूर किया गया। महाराणा हमीर सिंह के सैनिकों ने उसे जंजीरों में जकड़कर चित्तौड़गढ़ ले जाने का फैसला किया। यह विजय एक निर्णायक मोड़ था, जिसने यह साबित कर दिया कि जिसे दिल्ली सल्तनत कहकर महिमा मंडित किया जाता है, वह वास्तव में कुछ 100 किलोमीटर के दायरे में फैले मुस्लिम लुटेरों का शासन मात्र था। महाराणा हमीर सिंह ने तुगलक को बंदी बनाकर 3 महीने तक चित्तौड़ में कैद रखा। कभी अजेय मानी जाने वाली दिल्ली सल्तनत का शासक चित्तौड़ के एक साधारण कारागार में अपमानजनक स्थिति में पड़ा था। पूरे सल्तनत में कोई इतना साहसी नहीं था कि उसे छुड़ाने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण कर सके। इस घटना ने स्पष्ट कर दिया कि 14वीं शताब्दी में असली सत्ता का केंद्र दिल्ली नहीं बल्कि मेवाड़ था। इस विजय के बाद तुगलक को मजबूर होकर अजमेर, रणथंभौर, नागमंड और शिवपुरी को मेवाड़ के अधीन करना पड़ा। साथ ही उसे 50 लाख रुपए का भारी जुर्माना और 100 युद्ध हाथी बतौर हर्जाना देना पड़ा। यह महाराणा हमीर सिंह की ऐसी अभूतपूर्व जीत थी जिसने मेवाड़ को एक अजेय शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। महाराणा हमीर सिंह अब अपनी शक्ति और विजय से पूरी तरह आश्वस्त हो चुके थे। तुगलक को हराने और उसे कैद करने के बाद भी महाराणा हमीर सिंह ने अपने आत्मविश्वास के चलते कोई वचन नहीं लिया कि तुगलक दोबारा चित्तौड़ पर आक्रमण नहीं करेगा। जब तुगलक बेड़ियों में जकड़ा मेवाड़ की शाही सभा में खड़ा था, तो महाराणा हमीर सिंह ने उसे चेतावनी दी कि यदि उसने फिर कभी चित्तौड़ पर हमला करने की हिम्मत की, तो वह उसे किले में बंदी नहीं बनाएगा, बल्कि उसे बाहर आकर मारेगा। अपमानित और पराजित तुगलक को अंततः मुक्त कर दिया गया, लेकिन इस्लामी साम्राज्यवाद पर यह निर्णायक विजय भारतीय इतिहास की उन कहानियों में शामिल हो गई जिन्हें जानबूझकर भुला दिया गया। यही फर्क था हिंदू शासकों और मुस्लिम शासकों में। जब कभी कोई मुस्लिम शासक किसी हिंदू राजा को बंदी बनाता था, तो उसे इस्लाम कबूल करने के लिए यातनाओं का सामना करना पड़ता था। अगर उसने इनकार किया तो उसके साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जाता था। या तो उसे यातनाएं देकर मार दिया जाता, या फिर बर्बरता की सारी हदें पार कर दी जाती। इतिहास इसके अनगिनत उदाहरणों से भरा पड़ा है। क्या कोई भूल सकता है छत्रपति संभाजी महाराज की क्रूर हत्या को? औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूलने का आदेश दिया, और जब उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ने से इनकार कर दिया, तो उनके जीते जी उनकी आंखें निकाल ली गईं, जीभ काट दी गई और नाखूनों को उखाड़ दिया गया। फिर भी उन्होंने अपने धर्म के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष किया और मुगलों के सामने झुके नहीं। और क्या कोई भुला सकता है गुरु गोबिंद सिंह जी के मासूम छोटे साहिबजादों की शहादत को? मात्र 6 और 9 वर्ष के बच्चे, जिनका अपराध सिर्फ यह था कि वे सिख धर्म को नहीं छोड़ना चाहते थे। सरहिंद के कहाजी ने उन्हें जिंदा ईंटों में चुनवा दिया, लेकिन उन नन्हे शेरों ने भी झुकना स्वीकार नहीं किया। तुगलक की हार सिर्फ एक युद्ध की हार नहीं थी, यह उसकी सल्तनत के अंत की शुरुआत थी। चित्तौड़ की हार के बाद वह भले ही बचकर दिल्ली लौट आया हो, लेकिन दिल्ली अब पहले जैसी नहीं थी। उसके महल की ऊंची दीवारों के भीतर ही उसके खिलाफ साजिशें तैयार हो रही थी। गुजरात, बंगाल और दक्कन के गवर्नर, जो पहले उसके सामने सिर झुकाते थे, अब खुद को स्वतंत्र घोषित करने लगे। सल्तनत के अमीर, जो कभी उसके वफादार थे, अब उसकी कमजोरी का इंतजार कर रहे थे। दिल्ली में उसकी अनुपस्थिति में कई षड्यंत्र पनप चुके थे। तुगलक का सबसे बड़ा डर यही था कि उसकी खुद की सेना अब उसकी नहीं रही। उसके महल में कौन वफादार था और कौन गद्दार, अब यह समझना भी मुश्किल हो गया था। इसी बीच उसकी सत्ता और भी कमजोर होने लगी। एक के बाद एक विद्रोह भड़कते गए। गुजरात में एक नया शासक उभर आया, बंगाल ने दिल्ली को कर देना बंद कर दिया, और दक्षिण भारत में भी उसकी सल्तनत का नियंत्रण खत्म होने लगा। तुगलक ने खुद को फिर से ताकतवर बनाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अपनी पराजय के बाद तुगलक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक मजबूत सल्तनत स्थापित करने के लिए भटकता रहा, लेकिन लगातार असफल होता गया। हिमाचल में राजा पृथ्वीचंद कांगड़ा के हाथों उसे भयंकर हार का सामना करना पड़ा, जहां उसकी 1 लाख की सेना को नेस्तनाबूद कर दिया गया। दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य के योद्धाओं ने भी उसे पराजित कर दिया। अंततः 1351 में सिंध के ठट्टा अभियान के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तुगलक की हार के बाद दिल्ली सल्तनत का आंतरिक संघर्ष
और बढ़ गया। गुजरात, मालवा और बंगाल के मुस्लिम गवर्नरों ने स्वतंत्रता की घोषणा करनी शुरू कर दी। दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य और उत्तर में राजपूत राज्यों ने इस्लामी सत्ता के खिलाफ संगठित होकर विद्रोह किया। आज के भारतीय इतिहासकारों ने एक झूठी दिल्ली सल्तनत की कहानी गढ़ी और महाराणा हम्मीर सिंह के नाम और उनकी अद्वितीय उपलब्धियों को मिटाकर इतिहास के साथ सबसे बड़ा अन्याय किया। यह केवल एक चूक नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, जिससे सच्चाई को दबाया जा सके और हिंदू वीरता के इस स्वर्णिम अध्याय को विस्मृत कर दिया जाए। दिल्ली सल्तनत को शक्तिशाली दिखाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक की इस पराजय का जिक्र इतिहास पुस्तकों में बहुत कम किया गया। विदेशी इतिहासकारों और कुछ पक्षपाती लेखकों ने मेवाड़ की इस गौरवशाली विजय को जानबूझकर अनदेखा किया, जबकि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। इस बीच महाराणा हम्मीर सिंह को एक नया और वफादार सहयोगी मिला, बनबीर। उन्होंने महाराणा हम्मीर सिंह के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई और जल्द ही उनका सबसे भरोसेमंद सरदार बन गए। महाराणा हम्मीर सिंह ने उन्हें नीमच, रतनपुर और कैरार की जागीरें प्रदान की और यह स्पष्ट किया कि अब वह किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं रहेंगे। बनबीर अपने राज्य की भूमि को पुनः प्राप्त कर चुके थे, जिसे उनके पूर्वजों ने अपने रक्त से सींचा था। वह इसे किसी अप्रत्याशित मोह में डालने के बजाय अपनी उपासना और राज्य की रक्षा के लिए समर्पित रहने का संकल्प ले चुके थे। बनबीर, जो सोनगारा वंश का राजकुमार था, ने सिसोदिया वंश के साथ गठबंधन किया। यह गठबंधन आगे चलकर राजपूताना के भविष्य के लिए निर्णायक साबित हुआ। यही वह शक्ति थी जिसने बाद में महाराणा प्रताप को सिंहासन तक पहुंचाया और मुगलों के साम्राज्यवादी मंसूबों के खिलाफ लंबा संघर्ष करने में सहायता की। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।